Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 1 of our IPC series, and in this we are going to discuss about introduction to IPC 1860. और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में, इंट्रोडक्शन टू आईपीसी एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पे हम आपको वीडियो अपडेट एंड इंपॉर्टेंट पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ विच डील्स विद क्राइम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। वो क्राइम और क्राइम करने के बाद उनका क्या परिणाम हो सकता है आपके ऊपर एंड द एक्यूज्ड एंड विक्टिम दोनों के ऊपर, उसके बारे में बात करता है। क्राइम लॉ बेसिकली it divides into two, that is substantive law and procedural law. If I talk about criminal law, so substantive law वो law होते हैं which defines the offense and laid down their punishment. वो offense को define करते हैं और punishment laid down करते हैं। whereas अगर मैं procedural law की बात करूं तो procedural law में punishment के साथ साथ ऑफेंस अगर हुआ है तो ऑफेंस होने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा पनिशमेंट देने के लिए, उसकी बात प्रोसीजर लॉ करता है। अगर मैं आईपीसी की बात करूं सो इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, वेयर प्रोसीजर लॉ में सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट आते हैं। सीआरपीसी जो बात करता है कि ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, वो सीआरपीसी बात करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल जो कंडक्ट होता है वो ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा। इसके साथ साथ ट्रायल के बाद अगर आपको बेल चाहिए या आपको अपील करनी है, अगर आप एग्रीव्ड फील कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सीआरपीसी में डील होता है। वेयर एविडेंस एक्ट बात करता है मोड ऑफ प्रूविंग, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है ये प्रूव करने का मोड क्या होगा, ये एविडेंस एक्ट से डील होता है। सीआरपीसी इज गवर्न बाय IPC is governed by IPC 1860, whereas CRPC is governed by 1973 Act of CRPC, and Evidence Act is governed by Evidence Act 1872. So let's get back to IPC. So IPC की अगर हम बात करें, so IPC defines offense and lays down punishment for it. ये offense को define करता है और उन offense के लिए क्या punishment होगी उसकी बात करता है। So IPC, which is codified as Indian Penal Code 1860, it is codified in Indian Penal Code 1860, was passed on 6th October 1860 by the then legislative council, और उसको असेंट किया था उस समय के गवर्नर जनरल ने। एंड व्हेन इट वाज पास्ड इट केम इनटू फोर्स, ये लागू हुआ था, came into force on 1st January 1962. So the enactment of IPC took place on 1st January 1862. The draft of the IPC was prepared by the draft, that is, it was drafted by First Law Commission. First Law Commission, and the First Law Commission, which was formed in 1834, prepared the draft in 4 years and submitted the draft. It took 4 years and submitted it in 1838. The draft was basically, which was prepared by First Law Commission. It constituted 4 members. 4 members headed by Lord Macaulay. Lord Macaulay इसके head थे, and Lord Macaulay a very important person of this commission because he was the sole and principal author of the draft, and इनको इसलिए फादर ऑफ आईपीसी भी कहते हैं, फादर ऑफ आईपीसी। अगर मैं बाकी 3 मेंबर्स की बात करूं, सो इन एडिशन टू लॉर्ड मैकले, कैमरॉन was the member of this commission, Macpherson was the member of this commission, and Anderson, he was also the member of this commission. Now, if I talk about IPC, IPC is a substantive law. It's a substantive law. As we talk कि ये ऑफेंस और इसके पनिशमेंट की बात करता है, और अगर प्रोसीजर की बात करें तो फिर वो सीआरपीसी में जाता है। आईपीसी में अगर कोई क्राइम हुआ है, इफ
some offense or crime is committed under IPC, then the right available to a person, right available is right in rem, right in rem, that is world at large. मतलब क्या है कि आपको कोई भी नहीं मार सकता जान से. सो दिस इज योर राइट, कि आपकी जो राइट टू लाइफ है कि आपको कोई जान से नहीं मार सकता, इट इज अवेलेबल टू यू अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, कि आपको कोई नहीं मार सकता और अगर कोई मारेगा तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो. इससे आपका अधिकार है कि आपको कोई मार नहीं सकता. सो राइट इज इन रेम मींस राइट अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज. अब बात करते हैं कि आईपीसी जो बना था 1860 में, फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां से आती है. तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13(1) एंड आर्टिकल 372 से इसकी वैलिडिटी आती है. 13(1) बात करता है कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 के, केवल वही वॉइड होंगे और जो इनकंसिस्टेंट नहीं है वो वॉइड नहीं होगा. सिमिलरली आर्टिकल 372 भी प्री इंडिपेंडेंट लॉ के बारे में बात करते हैं और उनकी वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं. सो इसकी वैलिडिटी आईपीसी की आर्टिकल 13(1) एंड आर्टिकल 372 से निकल कर आती है. चलिए अब एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. एक्स इज अ पर्सन और वो वाई को या तो वाई का मर्डर कर देता है या फिर उसकी किडनैपिंग करता है या फिर वाई के घर में चोरी कर लेता है या फिर उसको हर्ट कर देता है. तो अगर एक्स वाई के घर में इनमें से कोई भी काम करता है तो दैट मीन्स उसने क्या किया है, उसने क्राइम, ये सारे क्राइम है, दैट मीन्स अ क्राइम इज डन. एंड टू स्टॉप या बेटर क्राइम इन द सोसाइटी हमें क्या चाहिए होगा, अगर क्राइम को रोकना है हमें क्या चाहिए, लॉ इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ. हमें क्या चाहिए होगा, क्रिमिनल लॉ चाहिए होगा. सो इंडिया में अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, सो क्रिमिनल लॉ बेसिकली व्हाट इट डू, सो ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंटिव लॉ की हम बात करें, सो इट एज आई टोल्ड यू डिफाइंस, पनिशेस, पनिशमेंट. ठीक है, डिफाइंस द ऑफेंस एंड टॉक्स अबाउट पनिशमेंट. सो अब ये जो एक्स ने मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट या हर्ट किया है, ये सब चीजें क्या हैं, हर्ट ने क्या कमिट किया, एक्स ने क्या कमिट किया है, एक्स ने कमिट किया है ऑफेंस. ये सब क्या है, ऑफेंस हैं. और ये ऑफेंस जिसके द्वारा कमिट किया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, कमिटेड बाय. जिसके द्वारा ये कमिट हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफेंडर. तो अब बात आती है कि क्रिमिनल लॉ से अगर ये ऑफेंस हुआ है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट होनी चाहिए. और पनिशमेंट से पहले ये बहुत जरूरी है डिफाइन होना कि क्या ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है. तो कैसे पता चलेगा ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, ये लॉ से पता लगेगा. सो सबसे पहले डेफिनेशन में जाना पड़ेगा. सो ऑफेंस विच इज penalized, that is punished and defined under, ये किस में डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड अंडर इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860. तो आईपीसी बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है ऑफेंस को अंडर आईपीसी 1860. और एज पर द डेफिनेशन जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है उसके लिए फिर पनिशमेंट्स ग्रांट करता है. और उन पनिशमेंट्स को कैसे देनी है वो डील होता है प्रोसीजरल लॉ से, कि उसका प्रोसीजर कैसे होगा, जैसे सीआरपीसी से वो गवर्न होता है. अब बात ये आती है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्राइम हम कब कहेंगे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. देखिए
क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे जाना पड़ेगा कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या हैं. सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एंड मेन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. सबसे पहले ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग हु इज under a legal obligation, a human being who is under a legal obligation to act in a particular way. So पहली चीज तो यह है कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन हो कि उसे एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करना है, और he must have a capacity to commit a crime. अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्राइम करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग चाहिए. जानवर क्राइम नहीं कर सकता. आप ये कहो कि भाई मुझे सांड ने मार दिया, तो सांड ने मार दिया आपको, तो आप सांड पे हर्ट का केस नहीं कर सकते. हाँ, वो सांड अगर किसी ओनर का है, ओनर जो होगा उस सांड का, आप उस पे भले ही नेग्लिजेंस का केस कर सकते हो, लेकिन आप सांड पे नहीं कर सकते. ग्रीवियस हर्ट का आपने केस कर दिया और सांड को जेल के पीछे डाल दो. नो, सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता है. तो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग चाहिए जो अपनी ड्यूटीज को फॉलो ना करे, ऑब्लिगेशंस को फॉलो ना करे, और उसमें वो समझ हो कि वो हाँ जानबूझ के या समझ रहा है उसे जो वो काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पागल व्यक्ति है, वो चाकू उठा के मार रहा है आपको, तो दैट मीन्स कि वो अपनी समझ से बाहर है. तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमें एक ह्यूमन बीइंग चाहिए. ह्यूमन बीइंग के बाद हमें क्या चाहिए? मेंस रिया. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेंस रिया, दैट इज अ गिल्टी, या फिर आप इविल माइंड कह सकते हो. अ गिल्टी और इविल माइंड चाहिए. एंड दिस इज अ सब्जेक्टिव एलिमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. मेंस रिया होना चाहिए. मेंस रिया इज अ मेंटल एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ए ने माइंड में अपने मेकअप किया कि मैं बी को गोली मार दूंगा, आई विल किल बी, मैं बी का मर्डर करूंगा. ये इसके दिमाग में चल रहा है, इसने दिमाग में सोच लिया कि आई विल किल बी. The third and the very important element is actus reus. That is, it is an objective element, a very important element, objective element. That is, in furtherance of guilty mind, आपने क्या किया? एक्ट को परफॉर्म कर दिया. And there is a very important legal maxim which says that actus non facit reum nisi mensit ria. A very 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 important maxim, जिसका मतलब क्या हुआ? An act in itself is not a crime unless accomplished by a guilty mind. मतलब ये हुआ कि एक एक्ट तब तक क्राइम नहीं होगा जब तक उसके साथ गिल्टी माइंड अटैच ना हो. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को खाना दिया, और वो खाना दिया जिसमें सी ने जहर मिला रखा था, फूड जिसमें क्या था? पॉइजन था. लेकिन ए को ये बात पता नहीं थी और ए ने बी को खाना दे दिया, जिसकी वजह से बी की डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे ए इज नॉट गिल्टी. ए जो है गिल्टी नहीं है. ऑल्दो ए ने एक्ट किया खाना देने का जिसमें पॉइजन था, लेकिन क्योंकि ए को पता नहीं था कि उसमें फूड में पॉइजन है, इसलिए ए इज नॉट गिल्टी. और गिल्टी कौन होगा? सी, जिसने पॉइजन मिलाया है उसमें. सो अनलेस इट इज अकम्प्लिश्ड बाय अ गिल्टी माइंड, कोई भी एक्ट जो है क्राइम नहीं होता है. सो इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू दिस लीगल मैक्सिम इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. लायबिलिटी जो हम आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है. चलिए अब एक्टस रियस पे हम वापस आते हैं. एक्टस रियस विच इज एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. और ये जैसे ही ये 3 एलिमेंट मिलते हैं, क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है. दैट इज ह्यूमन बीइंग प्लस मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम. क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया जहां पे भी ये 3 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे. ए का बी के घर में चोरी करने का मन था. ए उसी इंटेंशन से बी के घर गया, उसने सामान उठाया और उठा के ले आया.
तो यहाँ क्या हुआ, ए ह्यूमन बीइंग, इसका इंटेंशन चोरी करने का, और इस चोरी के इंटेंशन से बी के घर में गया, सामान उठाया, दैट इज एक्टस रियस, तो इज इक्वल टू क्या बन गया, क्राइम बन गया है। अब मैं एक्टस रियस पे जरा आता हूं। अगर मैं एक्टस रियस की बात करूं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती हैं एक्टस रियस में। वन इज व्हेन द एक्टस रियस, द एक्ट इज कंज्यूमेटेड, जब एक्ट कर दिया जाता है, दैट इज कंज्यूमेबल होता है एक्ट करना, सो क्या होता है, इंजरी होती है। जब एक्ट इज डन in furtherance of a guilty mind, तो injury is caused either to human being, injury is caused either to human being or to society at large। देखिए, एक्ट जब कर दिया जाता है, कंज्यूमेट हो जाता है, तो इंजरी होती है। गिल्टी माइंड के साथ अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई एक्ट कर रहा है तो इंजरी होती है, या तो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को होती है या तो सोसाइटी एट लार्ज को होती है। एंड द इंजरी, द काइंड ऑफ इंजरी दैट इज, जो सोसाइटी एट लार्ज या ह्यूमन बीइंग को होती है, द इंजरी इज इन हिज बॉडी, माइंड, reputation and property, इसकी इंजरी होती है। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइम। क्राइम का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इंजरी हुई है। अब बात करते हैं इंजरी की, तो सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी इंजरी को डिफाइन करता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे आगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में। और व्हेन द एक्ट जो किया गया है, इट इज नॉट कंज्यूमेटेड और इंजरी नहीं होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट नो इंजरी, जिसकी वजह से कोई इंजरी अगर नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, क्या ये क्राइम नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, वहां पे भी क्राइम बनेगा। और ऐसे क्राइम जहां पे इंजरी नहीं होती है, इनको हम बोलते हैं इनकोहेट क्राइम। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन क्राइम्स को हम क्या बोलते हैं, इनकोहेट क्राइम्स बोलते हैं। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनकोहेट क्राइम, इनकोहेट या फिर इनकम्प्लीट क्राइम उसे हम बोलते हैं। और इसमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्राइम्स आते हैं। वन इज अटेम्प्ट, मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस। सेक्शन 511 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अटेम्प्ट हो गया। अबेटमेंट, आपने क्या किया, किसी को एड किया, आपने डायरेक्ट इंजरी नहीं की लेकिन किसी को एड किया, लाइक किसी क्रिमिनल की हेल्प की, या फिर उसे उकसाया कि वो काम करे, सो अबेटमेंट। एंड कॉन्स्पिरेसी, सो दीज आर इनकम्प्लीट क्राइम, और उन्हें इनकोहेट क्राइम कहते हैं। सो इस केस में भी क्या हुआ, आपका कंज्यूमेट भले ही ना हुआ हो एक्ट और इंजरी ना हुई हो, बट क्राइम यहां पे भी कमिट हुआ है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज हम बात करेंगे मेंस रिया और एक्टर्स रियस के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, share and subscribe the channel for regular updates. Thank you so much.